8th Standard Maths Part 1 Chapter 7 Variation. So what is variation? Variation क्या होता है? ऐसे अपने को वर्ड सुन के ऐसा लग रहा है कि वेरिएशन मतलब कुछ होता होगा चेंज जैसा. यस, वेरिएशन मतलब होता है कोई चेंज, किसी क्वांटिटी में, किसी वैल्यू में चेंज होना. ओके, सो इसमें सबसे पहला टॉपिक है डायरेक्ट वेरिएशन. ठीक है, डायरेक्ट चेंज या फिर डायरेक्ट वेरिएशन. X varies directly as Y. Here you can see statement X and Y are in the same proportion. जब X और Y सेम proportion में होते हैं, ठीक है, तब वो होता है डायरेक्ट proportion. I mean डायरेक्ट वेरिएशन. कैन बी रिटन एज, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि X and Y are in direct variation or there is a direct variation between X and Y. ठीक है, ये दोनों सेंटेंस में अपन उसको ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्ट वेरिएशन अगर अपने को दिखाना है तो. Using mathematical symbol it can be written as X is directly proportional to Y. This is a symbol of alpha. Okay, इसको अगर ये इसको आपको पढ़ने का है तो इसको आप ऐसा भी पढ़ सकते हो कि X is directly proportional to Y. Okay, या फिर X and Y are in direct variation, या फिर there is a direct variation between X and Y. Okay, so यहाँ पे एक रिलेशन बनता है. X is directly proportional to Y is written in the form of equation as X equals to ky, where k is a constant. Okay, समझा आपको कैसा आया ये? अगर X is directly proportional to Y है means X is directly proportional to Y. This is alpha sign. आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो या फिर ऐसा लिख सकते हो, मतलब इसके है कुछ तरीके, आप उसको कैसा भी लिख सकते हो. ओके, बट ये ऐसा कुछ अल्फा जैसा दिखना चाहिए वैसा. इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दोगे कैसा भी, बस वो अल्फा जैसा दिखना चाहिए. ओके, सो X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y. सो इसको इक्वेशन में लाना है तो इसको कैसा लिखते हैं? X इक्वल्स टू ky where k is a constant. मतलब k की जो वैल्यू रहेंगी इस प्रोपोर्शन के अंदर हमेशा सेम रहेंगी, मतलब कांस्टेंट रहेंगी, चेंज नहीं होंगी. ठीक है, ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा. ये देखो, ये बड़े, अगर ये वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है, ठीक है, बढ़ रही है, अगर ये 2 है तो 4 हो गई, तो y भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. अगर ये y 4 है तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा. समझा? ये बढ़ेंगी तो ये भी बढ़ेंगी, अगर ये कम होंगी तो ये भी कम होंगी. पर ये जो k रहता है ना, ये हमेशा कॉमन ही रहेगा. अगर ये कुछ भी वैल्यू है उसके अंदर k हमेशा कांस्टेंट रहेगा. ओके, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, बट k नहीं चेंज होगा. ओके, सो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि अब ये k अगर फाइंड करना है किसी क्वेश्चन में, अपने को सपोज k फाइंड करना है, x और y दिया है, सिंपल है, x के नीचे y को लेके आ जाएंगे और इधर पे आ जाएगा k. ये y मल्टीप्लाई में है ना k के, तो लेफ्ट में आने के बाद में, इक्वल्स टू के साइड में आने के बाद में वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा. सिंपल है. सो तो ये ऐसे इस टाइप से इसको क्या करते हैं, अपन सॉल्व कर सकते हैं. एग्जाम्पल ले लेते हैं. सो कौन सा एग्जाम्पल ले?
ओके तो देखो, गिवन है कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ये गिवन है। ओके, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n गिवन है, और ये बोला है कि m इक्वल्स टू 154 एंड n इक्वल्स टू 7। अब ये बोला है कि अपने को m दिया है और n दिया है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन n इक्वल्स टू 14। देखो, किसकी वैल्यू फाइंड करने की है? m की। अभी आप बोलोगे यहाँ पे m तो दिया है ना, पर यहाँ पे क्वेश्चन को क्या हो गया, पलट दिया गया। इतना तो दिया है, फिर बाद में सेकेंड टाइम दिया है कि n इक्वल्स टू दिया है 14, इसके लिए m को फाइंड करो। n 7 के लिए m दिया है, ठीक है, पर n 14 के लिए m नहीं दिया है, n 14 के लिए m फाइंड करो बोल रहा है, क्योंकि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है। तो अपने को पता है अगर अपन कांस्टेंट निकाल लेंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा। m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, kn। अपने अभी देखा कि k कांस्टेंट, अगर अपने को इसको इक्वेशन में लाना है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसा ही लिखेंगे। अभी इसमें से अपन को k फाइंड करना है, क्योंकि k कांस्टेंट हमेशा सेम रहता है, अपने ये पढ़े हैं, कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। अगर कभी ये इक्वेशन है, इसमें जो भी कांस्टेंट लिख लेगा वो पूरे कितने भी आप इसके बना लो, ऐसे कितने भी वैल्यूज दे दो, तो ये जो k रहेगा वो कभी चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा थ्रू आउट द क्वेश्चन। सो k फाइंड करते हैं, अपने पास दिया है, इसके कैसे फाइंड करेंगे, m बाय n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। सो देयरफॉर m की वैल्यू है 154 अपॉन k। तो 154 को 7 से डिवाइड कर लो, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 1 बचा, 1 4, 7 2 ज़ा 14। सो देयरफॉर k इक्वल्स टू 22। सो 22 लिख ली है वैल्यू अपनी k की। ओके, अभी अपने को क्या फाइंड करना है, इसमें का जो ये वाला जो था उसमें अपन ने k फाइंड कर लिया, बट वी हैव टू फाइंड m, है ना। देखो m फाइंड करना है n 14 के लिए, कैसे करेंगे थोड़ा सोच के देखो। k निकल गया ना, सिंपल है यार, m को लिख लो, kn लिख लो, ये तो आपको इक्वेशन पता ही है। देन k की जगह उसकी वैल्यू रख दो और n की जगह उसकी वैल्यू रख दो, आ गया आपका आंसर। 22 इंटू 14 इज 308। ओके, सिंपल था। द वैल्यू ऑफ m इज 308। आपको ऐसा आखिरी में लिखना पड़ेगा देयरफॉर, क्योंकि फाइंड क्या करना था अपने को, ये फाइंड करना था, जो कि अपन ने कर लिया। 22 इसलिए यहाँ पे लगाया क्योंकि 22 हमेशा कांस्टेंट रहता है। या तो आप ये इक्वेशन ले लो, मीन्स ये वाली इक्वेशन ले लो, या ये इक्वेशन ले लो, आपको k की वैल्यू 22 ही रहेंगी इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ m इज 308। ओके, सो अभी अपन ने तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल देख लिया है। ओके, डायरेक्ट वेरिएशन आई मीन। ओके, अभी अपन देखेंगे क्या लिखा है, इनवर्स वेरिएशन। ओके, अभी अपन देखेंगे इनवर्स वेरिएशन के बारे में। इनवर्स वेरिएशन क्या होता है,
अभी अगर आपने डायरेक्ट वेरिएशन को अच्छे से समझ लिया होगा तो आपको इन्वर्स वेरिएशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएंगी. Inverse variation what? If x and y are two quantities such that x into y equals to constant, then there is inverse variation between x and y. समझा नहीं समझा पता है. So the statement x is inversely proportional to y can also be expressed as there is inverse variation in x and y. If x and y are in inverse proportion, x into y is constant. Assuming the constant to be k, it is easy to solve a problem. If x varies inversely as y, then x into y is constant. X inversely varies as y is written as x is inversely proportional to y. देखो x अपन ने देखा था x इक्वल्स टू के वाई. ओके, और k कैसे निकला था वहाँ पे x डिवाइड बाय k इक्वल्स टू y इक्वल्स टू k ऐसा निकला था इनवर्स सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अंदर. बट इनवर्सली के अंदर क्या होता है x x इज इनवर्सली. देखो इनवर्सली हो कि डायरेक्टली हो साइन हमेशा अल्फा का ही लगेगा. ओके, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y. देखो इसको दो तरीके से बोला जाता है, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y या फिर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y. बट अपन कैसा बोलेंगे, x इज इनवर्सली proportional to y. ओके, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y मतलब अगर ये देखो इसका मतलब क्या होता है, अगर इसकी वैल्यू अगर बढ़ती है ना, इसकी वैल्यू घटती है, कम होती है. इफ x इंक्रीजेस देन y डिक्रीजेस, इफ x डिक्रीजेस देन y इंक्रीजेस. सिंपल है, दोनों का अपोजिट हो जाता है. अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, अगर ये कम होगा तो ये बढ़ेगा. पर इसके अंदर क्या होता है, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा. ओके, तो इनवर्स का मतलब भी होता है उल्टा. ठीक है, इनवर्स का मतलब पता चल रहा है अपने को उल्टा. डायरेक्ट मतलब क्या होता है सीधा, डायरेक्ट. इनवर्स मतलब उल्टा. ओके, सो इसको भी अपन क्या करेंगे, कांस्टेंट लगाएंगे जैसे अपन इसके पहले लगाया था. ये हट जाएगा, क्या बोलते हैं, अल्फा हट जाएगा, इक्वल्स टू लग जाएगा कांस्टेंट डिवाइडेड बाय y. अभी आपको ये लग रहा होगा कि कांस्टेंट यहाँ पे तो ऊपर लगाया था क्योंकि ये लोग ये वैल्यू ऐसे ऊपर में थी, यहाँ पे y नीचे तो कांस्टेंट नीचे क्यों नहीं लगा है. कांस्टेंट हमेशा ऊपर ही लगेगा. ओके, आपको कांस्टेंट हमेशा ऐसा ही लिखना पड़ेगा. अभी देखो ये क्या बनता है, अगर अपने को k फाइंड करना है, इफ यू हैव टू फाइंड k देन ये मल्टीप्लाई डिवाइड में है, y नीचे अपॉन में डिवाइड में, तो अगर इक्वल्स टू इधर से आ जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अंदर x डिवाइडेड बाय y था k, अभी x इंटू वाई रहेगा k. ठीक है, सिंपल ही है जैसे इसके पहले किए थे अपन ने, सेम वैसा ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस उल्टा करने का और कुछ नहीं. सो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं इसके ऊपर के.
फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड राइट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फॉर ईच ऑफ द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो। तो ये क्वेश्चन है, इसमें का अपन एक एग्जाम्पल लेंगे। S is directly proportional to 1 by t square. Okay, x is directly proportional to 1 by t square if s equals to 4, then t equals to 5. अभी अपने को इसमें का क्या निकालने का, प्रोपोर्शन कांस्टेंट फाइंड करने का है। फाइंड कांस्टेंट। ओके, सिंपल कैसे करेंगे, s इक्वल्स टू हो जाएगा k अपॉन टी स्क्वायर। s की वैल्यू है, अब वो k निकालना है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, s इंटू टी स्क्वायर इक्वल्स टू k। s की वैल्यू है 4, 4 इंटू टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, 4 इंटू 5 इज 25, 25 4 होता है 100। क्या है वैल्यू k की, 100। So the constant of the constant of variation is 100। st square ऐसा भी आप लिख सकते हो, s into t square was what, st square equals to 100 आया, is the equation of variation। ठीक है, वेरिएशन मतलब चेंज जो भी है उसका क्या है, ये इक्वेशन बना है। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। x is directly proportional to 1 by root y। अब यहाँ पे आ गया है रूट। x is directly proportional to 1 by root y when x equals to 40 and y equals to 16। if x equals to 10 then find y। इसके पहले अपन ऐसा क्वेश्चन कर चुके, तो डायरेक्ट कर लेंगे। x equals to 1 by k by root y, therefore x into root y equals to k। x की वैल्यू है 40 इंटू रूट 16 इक्वल्स टू k। 40 इंटू हो जाएगा रूट 16 की वैल्यू आती है 4, क्योंकि 4 इंटू 4 होता है 16। तो 40 इंटू 4 होता है 160। Therefore k equals to 160। k निकल गया, y निकाल लेंगे। y फाइंड करना है, x दिया है, y फाइंड करना है तो उसको अकेला करेंगे। कैसे करेंगे अकेला, ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये निकालना है, तो ये अकेला करना है तो x को नीचे कर देंगे। ठीक है, सो अभी रूट y इक्वल्स टू, अगर रूट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर कर लेना पड़ेगा। अगर स्क्वेयरिंग अगर अपन ऐसा करते हैं कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, मतलब दोनों साइड से स्क्वायर कर लेंगे, तो ये अगर ऐसा होता है
तो ये और ये रूट कैंसिल हो जाता है, पता है ना। सो वाई ये रूट कैंसिल हो गया, इधर का स्क्वायर लग जाएगा। सो के की वैल्यू है 160। सो 160 का स्क्वायर क्या होता है? 160 का स्क्वायर तो नहीं पता रहता ज़्यादातर। तो अगर ये आपको बड़ी वैल्यू लग रही है, ठीक है, ये अगर आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम जा रही है, आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, स्क्वायर नहीं करते से। ओके, स्क्वायर अगर आपको नहीं करना है तो डायरेक्ट आप पहले सॉल्व कर लो इसको। k बाय एक्स इज k इज वॉट 160 बाय x इज वॉट 10, ये दिया है। ऊपर का 10 नीचे का 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 16। अभी y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आएंगी? अभी लगे तो आप स्क्वायर कर सकते हो बोथ द साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। सो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर। सो 16 का स्क्वायर होता है 256। आपको एटलीस्ट 19 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए, ओके। एटलीस्ट आप 19 तक के स्क्वायर याद कर लीजिए तो आपको कैलकुलेशंस करने में इजी जाएगा, डिफ़िकल्ट नहीं जाएगा। सो y की वैल्यू क्या आएंगी? 256। 16 का स्क्वायर इज 256, ओके। तो अपनी y की वैल्यू क्या हो गई निकल गई, ठीक है। तो ये टॉपिक था इनवर्स वेरिएशन। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का टाइम, वर्क एंड स्पीड। ओके, टाइम, वर्क एंड स्पीड। सो अपन अपने को इसमें ये बताना है कि किसके बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है या इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन है। दो रिलेशन अपने को बताना है कि किसके बीच में कौन सा रिलेशन है और कुछ कुछ वैल्यूज फाइंड करनी है। सो क्वेश्चन है ये वाला, ओके। क्या बोला फर्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑफ इनवर्स वेरिएशन। मतलब इनमें से ऐसे कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इनवर्स वेरिएशन के स्टेटमेंट है। सो फर्स्ट दिया है नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द जॉब। नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द जॉब। अब ये बताओ, अगर मैंने वर्कर्स लोगों को बढ़ा दिया, पहले देखो पहले 2 वर्कर्स थे, उनको टाइम लग रहा था 2 घंटे काम करने के लिए। 2 वर्कर्स को कितना टाइम लग रहा था? 2 घंटे पूरा काम करने के लिए, कुछ दीवार बनाने की, सब कुछ, ठीक है, वॉल बनाने की, उसको उनको 2 वर्कर्स को 2 घंटे लग रहे थे। अब मैंने वर्कर्स को बढ़ा दिया, अब मैंने वर्कर्स को कर दिया 4। अब अगर 4 वर्कर्स रहेंगे तो कितने घंटे लगेंगे? अगर वर्कर्स है x और टाइम है y, इसको अगर 2 वर्कर्स को 2 आवर्स लग रहे हैं, अगर फिर वो 4 हो जाएंगे, 4 को कितने लगेंगे? 4 आवर्स। आप ही सोच कर देखो, ज़्यादा लोग अगर मिलके काम करेंगे तो कम टाइम लगेगा कि ज़्यादा टाइम लगेगा? ऑब्वियसली यार कम टाइम लगेगा। कि अगर आप ज़्यादा वर्कर्स लोगे अपने साथ, अगर आपके साथ में और 4-5 लोग आ गए काम करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए, तो काम जल्दी जल्दी ख़त्म होगा ना। मतलब ये क्या हो रहा है, अगर ये बढ़ रहा है, अगर वर्कर्स को अपन बढ़ाते हैं तो टाइम कम हो रहा है, टाइम कम लगेगा। अगर मैं 4 कर दूँ तो हो सकता है 2 घंटे की जगह 1 घंटे में काम हो जाए। मतलब क्या हो रहा है, मतलब अगर x बढ़ रहा है तो y कम हो रहा है। इससे अपने को डायरेक्ट पता चल रहा है कि
ये जो रिलेशन है दोनों के बीच में, वर्कर्स और टाइम के बीच में, ये रिलेशन इनवर्सली का रिलेशन है, क्योंकि ये बढ़ रहा है और y कम हो रहा है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स वेरिएशन। यस, ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है वो इनवर्स वेरिएशन का है। ठीक है, अभी यहाँ पे लिखा है number of pipes of same size to fill a tank and the tank taken to fill the tank, time taken to fill the tank। ओके, सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अभी क्या दिया है देखो, अभी दिया है नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ सेम साइज। पाइप्स दिए, सपोज 3 पाइप्स दिए है, ओके, 3 पाइप्स दिए और बोल रहा है कि एंड द टाइम टेकन, और टाइम के बीच का रिलेशन, पाइप्स और टाइम के बीच का रिलेशन फाइंड करना है। अभी आप देखो 3 पाइप्स को भरने के लिए, मतलब 3 पाइप है, इसको भरने के लिए लग रहे हैं 6 आवर्स। एक पूरा टैंक को भरने के लिए लग रहे हैं, 3 पाइप मिला के एक साथ मिला के भर रहे हैं 6 घंटे में। अगर मैं इसको कर दूं 6 पाइप, तो कितने घंटे में भरेंगे? 6 to 12 घंटे में भरेंगे। आप सोच के देखो, अगर एक नल है, ठीक है, नल के नीचे बकेट लगा के रखी अपन ने, उसको लग रहा है 5 मिनट भरने के लिए। अगर वहीं पे दोनों नल के नीचे 2 नल आपस में चिपके हुए और दोनों नल को अपन ने चालू कर लिया बकेट के नीचे, तो जल्दी भरेंगे कि कम टाइम, ज़्यादा टाइम लगेगा? कम टाइम लगेगा ना, ऑब्वियसली। मतलब ही अगर आप पाइप्स को बढ़ा दो, अगर आप पाइप्स अगर इंक्रीज कर दो तो ये हो जाएगा डिक्रीज, टाइम कम लगेगा। अगर आप इसको कम कर दोगे, अगर आप 3 की जगह 1 कर दोगे, अगर इसको आप डिक्रीज कर दोगे तो टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा ना उसको भरने के लिए। पाइप कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। इससे भी पता चल गया अपने को कि दोनों भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन या फिर इनवर्स वेरिएशन। ओके, अभी चलो डायरेक्ट अपन एग्जाम्पल पे आते हैं। ओके, एग्जाम्पल दिया है, देखो। If 15 workers can build a wall in 48 hours, how many workers will be required to do the same work in 30 hours? क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो अच्छे से देखो। क्या बोला गया है? वर्कर्स है, कितने वर्कर्स है? 15 वर्कर्स है। इनको टाइम लग रहा है 48 आवर्स। किस चीज़ के लिए? एक दीवार, वॉल बिल्ड करने के लिए। ओके, वॉल बिल्ड करने के लिए, दीवार बनाने के लिए। ओके, कितने लग रहे हैं उनको? 48 आवर्स, 48 घंटे लग रहे हैं उनको एक दीवार बनाने के लिए। कितने लोगों को? 15 वर्कर्स को। अगर उनको दीवार कंप्लीट करनी 30 आवर्स में, 30 घंटे में अगर उनको ये दीवार कंप्लीट करके चाहिए, तो टोटल कितने वर्कर्स लगेंगे? तो ये है क्वेश्चन। ओके, तो आपको ये तो पता है कि रिलेशन क्या है, अभी अपन ने देखा था। नंबर ऑफ वर्कर्स और टाइम टेकन बाय देम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो n मतलब ही नंबर ऑफ वर्कर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो n इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाय t, देयरफॉर n इंटू t इक्वल्स टू k। ओके, n क्या दिया है? 15 इंटू 48, ये t है ना, दिस इज n, दिस इज t, इक्वल्स टू k। एंड
जो सेकंड वाला है उसके अंदर भी ये n है और ये t है। n की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है और t दिया है 30 इक्वल्स टू k। ठीक है, इस इक्वेशन में अभी ये वैल्यूज रख दी है। अभी आपको ये जो साइड दिख रहा है ये है, ये दोनों भी सेम होते हैं, दोनों के अंदर सेम होते हैं कि नहीं? दिस वन कांस्टेंट रहते थ्रू आउट द क्वेश्चन और थ्रू आउट द क्वेश्चन और थ्रू आउट द इक्वेशन। ये जो वैल्यूज है k की वो कांस्टेंट रहेंगी, सेम रहेंगी, चेंज नहीं होंगी। मतलब ये इक्वल्स टू ये है और ये इक्वल्स टू ये है, तो मतलब ये इक्वल्स टू ये हो जाएगा। मतलब 15 इंटू 48 इज इक्वल्स टू n इंटू 30। सिंपल है, n निकालना है, 30 को इधर कर देंगे कि n को अकेला करना है। n अकेला करना है तो ये ऐसा आ जाएगा। ओके, अभी देखो इसको अपन और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यस, देखो 15 वन जा 15 होता है, 15 टू जा होता है 30, तो क्या आया? n इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाई 2 बचा नीचे। 15 वन जा 15, 15 टू जा 30। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4 और 2 4 जा 8। देयरफॉर n इक्वल्स टू 24। आ गया आंसर। n की वैल्यू क्या आई है? 24 वर्कर्स लगेंगे, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 24 वर्कर्स। ठीक है, अगर उनको 30 आवर्स में काम करके चाहिए सो उनको 24 वर्कर्स लगेंगे। 24 वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड। बस इसी टाइप से आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे इसके अंदर। एंड इस चैप्टर में तो इतना ही था, और इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेंगी, उस पर जाके आप इसके जितने भी प्रॉब्लम सेट्स, प्रैक्टिस सेट्स है, उसके सॉल्यूशंस सॉल्व वाले जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके।